स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज लोक प्रशासन का उद्भव और विकास का दूसरा भाग हम करेंगे। इस लेक्चर के तहत हम सभी MCQ, PYQ करेंगे और ये क्लास उन बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो BA, MA, नेट, सेट, JRF, PGT, TGT या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। मैं आप लोगों को MCQ तो करवाऊंगा ही, साथ में आपको समझाऊंगा भी। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। आप लोग सारे क्वेश्चंस एक बुक पे नोट करते जाएंगे और आप में से अगर किसी को ये क्विज चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के भेज देंगे, तो मैं आप लोगों को ये क्विज शेयर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण को किस नाम से जाना जाता है। पिछली क्लास में हमने प्रथम चरण की बात की थी कि किस तरह से प्रथम चरण के अंतर्गत राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की बात की गई और ये चर्चा जो है वो वुड्रो विल्सन ने स्टार्ट की और फ्रैंक जे गुडनाउ ने इसको आगे बढ़ाया और इसका समय था 1887 से लेकर 1926 तक। उसके बाद द्वितीय चरण प्रारंभ होता है जिसका नाम है सिद्धांतों का स्वर्णकाल या सिद्धांतों का युग। तो आप ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय चरण है उसका नाम है सिद्धांतों का स्वर्णकाल या सिद्धांतों का युग। और ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, इसकी बात तो प्रथम चरण में की गई थी। परिपक्वता का काल आपका चौथा चरण है। चुनौतियों का युग तीसरा चरण है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सिद्धांतों का ये स्वर्ण काल है। इस काल की विशेषता ये है कि भाई राजनीति को प्रशासन से अलग करने के बाद जब वुड्रो विल्सन और गुडनाउ ने ये मांग उठाई कि प्रशासन का अपना एक अलग विज्ञान होना चाहिए, तो अगर किसी विषय को आप विज्ञान बना रहे हैं तो विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, हर काल हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होते हैं। इसी कारण से इस काल के अंतर्गत सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया गया। तमाम लोक प्रशासन के तमाम विद्वान फेयोल, टेलर, उर्विक, गुलिक, ये सब इन सब ने क्या किया कि सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया। इसी कारण से इसको सबसे ज़्यादा सिद्धांतों का निर्माण इसी काल में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लोक प्रशासन के द्वितीय चरण से संबंधित नहीं है। विलोबी, टेलर, फेयोल, वुड्रो विल्सन। ये जो वुड्रो विल्सन है ये आपके प्रथम चरण से संबंधित प्रमुख विद्वान है ना, और इन्होंने ही लोक प्रशासन द्विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1887 में उठाई। इन्होंने एक लेख लिखा था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वहीं से इसकी चर्चा प्रारंभ हो गई। और इन्होंने इनकी एक प्रमुख कोटेशन है कि संविधान का निर्माण करना सरल है किंतु इनको उसको चलाना अत्यंत कठिन है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता लोक प्रशासन विकास के द्वितीय चरण से संबंधित नहीं है। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो द्वितीय चरण मतलब सिद्धांतों के युग में नहीं थी। तो सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण, हाँ ये विशेषता तो द्वितीय चरण से संबंधित है। इस समय ऐसे सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया गया जो समान रूप से, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे निजी प्रशासन हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश का प्रशासन हो, हर जगह समान रूप से लागू होता हो। विषय को विज्ञान बनाने पर बल दिया गया। जी हाँ, सिद्धांत, आप जब किसी विषय को विज्ञान बनाते हैं तो आप सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, तथ्यों पर बल देते हैं। अनौपचारिक संगठन पर बल नहीं, ये अनौपचारिक संगठन पर बल इस काल के अंतर्गत
नहीं दिया गया है। ठीक है ना, ये तो एल्टन मेयो के सिद्धांतों की विशेषता के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी दृष्टिकोण, बिल्कुल ये भी सही है। टेलर ने इसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण किया और मानव को आर्थिक मानव बोला। एक यंत्र के भांति समझा गया इस सिद्धांत के अंतर्गत संगठन को, इसलिए यांत्रिक दृष्टिकोण भी इसकी विशेषता है। पर अनौपचारिक संगठन पर बल, ये इस युग की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता लोक प्रशासन विकास के द्वितीय चरण से संबंधित नहीं है? तो लोक प्रशासन व निजी प्रशासन एक है, बिल्कुल सही बात है भाई। सिद्धांत जो यही तो विशेषता है कि भाई इन्होंने कहा, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया और कहा कि चाहे सरकारी प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, प्रशासन तो सिद्धांत तो ये हर जगह लागू होते हैं। जैसे कि आपका गुलिक का था पोस्ट कोर्ब, ठीक है, पोस्ट कोर्ब की जो गतिविधियां हैं, या पॉक जो फेओल ने दिया था, उसकी गतिविधियां हर संगठन में, चाहे वो लोक आपका सरकारी प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, समान रूप से लागू होती हैं। पॉक आपका पोस्ट कोर्ब का है पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S for staffing, D for directing, CO for coordination, R for reporting, B for busting। तो ये वाली गतिविधियां आप देखोगे चाहे निजी प्रशासन हो चाहे लोक या सरकारी प्रशासन हो, हर जगह पाई जाती हैं। इसी वजह से ये कथन तो संबंधित है। औपचारिक संगठन पर बल, हाँ बिल्कुल, औपचारिक संगठन पर बल दिया गया, नियम बनाए गए, कायदे बनाए गए, उनको लिखित किया गया, आपका एक संगठन के अंदर हायरार्की का वर्णन किया गया, आदेश ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, इनका वर्णन किया गया, ये भी सही है। मूल्य मुक्त दृष्टिकोण, ये भी ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत मूल्यों को समावेश नहीं किया गया। एक संगठन के अंतर्गत समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, इन सब मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया। आप देखोगे किसी संगठन के अंतर्गत एक हायरार्की बनी होती है, कोई उच्चतर होता है कोई निम्नतर होता है, निम्नतर को उच्चतर आदेश देता है ना, तो वहाँ पे ये सारे नियम मूल्य लागू नहीं होते हैं। वहाँ पे एक जो औपचारिक नियम होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो वहाँ पे मूल्य मुक्त दृष्टिकोण है। ठीक है ना, ये तथ्यों पर बल देता है, फैक्ट्स पे बल देता है। सिद्धांतों की आलोचना, ये जो विशेषता है सिद्धांतों की आलोचना, ये तृतीय चरण से संबंधित है, जिसमें आपका हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, ड्वाइट वाल्डो और रॉबर्ट डहल जैसे विद्वान आएंगे, जिन्होंने क्या की कि इन सिद्धांतों की आलोचना की है। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण की शुरुआत किस पुस्तक से होती है? तो ये पुस्तक होता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हाँ, तो ये जो द्वितीय चरण था, है ना, तो ये जब पुस्तक आई थी तो वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन के विकास के तृतीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? अब तीसरे चरण की बात कर रहा है। द्वितीय चरण के अंतर्गत तो सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया गया। फेयोल, टेलर, उर्विक, गुलिक, मूने, रिले, इन सब ने सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया, लेकिन तृतीय चरण में इन सिद्धांतों को चुनौती दे दी गई, क्योंकि इन्होंने अंधाधुंध सिद्धांत तो बनाए लेकिन कुछ खामियां रह गईं। जैसे इन विद्वानों के द्वारा बनाए गए सिद्धांत ही आपस में उलझे हुए थे, एक दूसरे के विरुद्ध थे। जैसे फेयोल कहता है कि आदेश एक श्रेष्ठतर से मिलना चाहिए, वहीं टेलर कहता है कि आदेश देने वाले कई व्यक्ति होंगे, कार्यात्मक फोरमैनशिप का बात करता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत एक दूसरे को काटते हैं। दूसरा, आप लोक प्रशासन को मूल्य मुक्त नहीं कर सकते। आदमी का व्यवहार जो होता है वो उसको नापा नहीं जा सकता। आज अभी कुछ और है, 1 घंटे बाद कुछ और हो सकता है ना।
तो इस वजह से आप इसको विज्ञान नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप मानव के व्यवहार को जब आप उसका आकलन नहीं कर सकते, आज किसी विषय पे उसका कुछ मत है, 2 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने बाद उसी विषय पे उसका कुछ और मत होता है, तो आप सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण कैसे करेंगे? सिद्धांत तो हर परिस्थिति में, हर देश में एक जैसे होते हैं। तो आज जैसे उदाहरण के लिए यूरोपीय देशों में जिस तरह से नौकरशाही को इज्जत की नज़र से देखा जाता है, अच्छा समझा जाता है, उसी नौकरशाही को, उसी संस्था को भारत में उस सम्मानपूर्वक नहीं देखा जाता है, गरिमापूर्ण नहीं देखा जाता है। तो आप लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो यही था तृतीय चरण। तो इसमें किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आलोचनाओं व चुनौतियों का युग या काल। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, लोक प्रशासन द्विभाजन प्रथम चरण है, सिद्धांतों का स्वर्णकाल द्वितीय, और आलोचनाओं और चुनौतियों का काल तृतीय काल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक प्रशासन के विकास के तृतीय चरण से संबंधित नहीं है? सिद्धांतों को चुनौती, बिल्कुल सही है। इस युग के अंतर्गत आपका सिद्धांतों को चुनौती दी गई। आपके जो चेस्टर बर्नार्ड थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और उसके अंदर पूरी कार्यपालिका का वर्णन कर दिया, लेकिन कहीं भी किसी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया। प्रशासन क्या होता है? वो कार्यों को लागू करती है, एग्जीक्यूटिव लागू करती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने उस पुस्तक में बताया कि किस तरह से कार्यपालिका काम करती है, नियमों को लागू करती है, लेकिन उसके अंतर्गत एक भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। फिर उनके बाद हर्बर्ट साइमन आए, उन्होंने जोरदार आलोचना की सिद्धांतों की और कहा कि ये सिद्धांत जो हैं आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ये मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चर्चाएं चालू हुई। फिर उसके बाद रॉबर्ट डहल आते हैं, वो लोक प्रशासन के अंदर कई सारी कमियां निकालते हैं। तो सिद्धांतों को चुनौती जो थी, ये तृतीय की विशेषता है। अनौपचारिक संगठन पर बल दिया गया। जी हाँ, इसी काल के अंतर्गत एल्टन मेयो आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने अनौपचारिक संगठन पर बल दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक संगठन के अंतर्गत उत्पादन को औपचारिक कारक नहीं, अनौपचारिक कारक प्रभावित करते हैं। सामाजिक संबंध, मनोवैज्ञानिक संबंध उत्पादन को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को चुनौती, बिल्कुल सही है। इन्होंने इस समय चुनौती दी कि आप प्रशासन को विज्ञान कैसे बनाएंगे और आप उसको राजनीति से कैसे अलग कर सकते हैं। औपचारिक संगठन पर बल, ये वाली जो विशेषता है ना, ये द्वितीय चरण की है। ठीक है ना, द्वितीय चरण की है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध तृतीय चरण से है? तो ये पुस्तक जो है तृतीय चरण से संबंधित पुस्तक, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्री एंड जनरल मैनेजमेंट, ये तो द्वितीय चरण से है। इंडस्ट्री एंड जनरल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी द्वितीय चरण से। द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब से। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है और तृतीय चरण की सबसे जोरदार पुस्तक है। और इसके अंदर बर्नार्ड ने ये बताया कि कार्यपालिका के फंक्शंस क्या क्या हैं, और ये बताते समय उन्होंने एक भी सिद्धांत का न तो वर्णन किया न निर्माण किया, है ना। तो आप लोग ये बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध लोक प्रशासन के विकास के तृतीय चरण से नहीं है? तो फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये आपका पुस्तक है आपकी चेस्टर बर्नार्ड की। द प्रोवर्ब्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये है हर्बर्ट साइमन की। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये डहल की पुस्तक है। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये पुस्तक द्वितीय चरण से संबंधित है, ठीक है ना। और ये है आपकी
मुनेवर रिले की शायद शायद ये द्वितीय चरण से संबंधित है। इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। किसने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को मुहावरे और कहावतें कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर्बर्ट साइमन ने कहा। क्यों? क्योंकि इनके सिद्धांत आपस में ही उलझे हुए थे, एक दूसरे को काटते थे। एक तरफ एक आदमी कह रहा है कि भाई आपका पर्यवेक्षण एक आदमी से होगा, और एक तरफ कहा जा रहा है कि कई सारे पर्यवेक्षक आपका पर्यवेक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोध में थे, काटते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी रचना है? तो ये की हर्बर्ट साइमन को किस सिद्धांत के लिए 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको निर्णय निर्माण सिद्धांत के लिए 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि भाई कैसे निर्णय निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। इसकी अभी हम और विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाले प्रश्नों में। निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि लोक प्रशासन का अध्ययन तब तक तुलनात्मक नहीं हो जाता जब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला है? तो ये रॉबर्ट डहल है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि भाई लोक प्रशासन को तब तक लोक प्रशासन नहीं समझा जा सकता जब तक उसके अंदर उसमें तुलनात्मक अध्ययन ना हो। अब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप अमेरिका के अंदर दफ्तर में बैठे बैठे सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इस संसार के अंतर्गत और भी बहुत सारे देश हैं। वहाँ पे किस तरह की कार्यपालिका है, किस तरह का प्रशासन है, वो कैसे कार्य करता है, वो किस चीज़ से प्रभावित होता है, आपको उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। आप अमेरिका में बैठे बैठे आप संगठन के नियम बना रहे हैं, है ना, लेकिन और भी कई सारे देशों में और भी कई तरह के संगठन हैं, और वो अन्य अन्य प्रकार से संचालित होते हैं और प्रभावित होते हैं। अब जैसे कि हम नौकरशाही का ब्यूरोक्रेसी का उदाहरण लेते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी पूरे संसार में है, और हर जगह की ब्यूरोक्रेसी हर अलग तरह का व्यवहार करती है। कहीं यही ब्यूरोक्रेसी सफल है तो कहीं असफल है, लेकिन इनकी सफलता असफलता के कारण और इनका व्यवहार बिल्कुल अलग अलग कारणों से प्रभावित होता है और अलग अलग लोगों को प्रभावित करता है। तो हम कैसे एक जगह पर बैठकर उसका सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए आवश्यक है कि हमको तुलना करनी होगी। हमें इंडिया की नौकरशाही की तुलना यूरोप की नौकरशाही से करनी होगी, है ना। तभी हमें पता चलेगा कि भाई वही संस्थान, वही नौकरशाही, वही संरचनाएं क्यों इंग्लैंड में सफल हैं और भारत में क्यों विफल है, जबकि इंडिया ने तो काफ़ी सालों का अनुभव लिया है और सेम वही संरचनाएं बनाई हैं जो इंग्लैंड में है, लेकिन फिर भी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में बहुत फ़र्क है। तो आप तुलना, इन्होंने रॉबर्ट डहल ने कहा कि तुलनात्मकता का अभाव है। किस विद्वान ने लोक प्रशासन के विज्ञान बनने के मार्ग में 3 बाधाओं की चर्चा की है ना। तो ये रॉबर्ट डहल महोदय, इन्होंने 3 चर्चाओं की चर्चा की है जो लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसकी रचना है? ये रॉबर्ट डहल की रचना है। इसके अंतर्गत रॉबर्ट डहल ने आलोचना की है आपका सिद्धांतों की, और इन्होंने तीन बाधाएं जो बताई हैं उसमें है कि भाई विज्ञान जो होता है तथ्यात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। मतलब विज्ञान में तथ्य होते हैं और वो मूल्य निरपेक्ष होता है, मतलब मूल्यों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। जबकि प्रशासन में मूल्य होते हैं। जैसे प्रशासन का उद्देश्य क्या है? समानता स्थापित करना, है ना, लोगों की आज़ादी का ख्याल रखना, उनके कल्याण में सहयोग करना, यही तो प्रशासन का वो होता है, न्याय देना। तो ये क्या है? ये सारे मूल्य होते हैं। जबकि प्रशासन क्या है?
जबकि विज्ञान क्या होता है, वो तथ्यात्मक होता है और मूल्य निरपेक्ष होता है। तो आप कैसे इसको विज्ञान बना सकते हैं प्रशासन को, है ना। विज्ञान में तो तथ्य होंगे और वो मूल्य निरपेक्ष होगा, जबकि प्रशासन में तो मूल्य है। आपको समानता स्थापित करनी है, आपको सबके जीवन का स्तर सुधारना है, सबका विकास करना है, कल्याण करना है, न्याय करना है। एक तो ये प्रॉब्लम बताई। दूसरा, मानव व्यवहार की जटिलताएं और विभिन्नताएं। अब ये कहते हैं कि भाई हर एक मानव का मत अलग अलग है, ठीक है, और वो भी मानव का व्यवहार जो है हर पल बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ऐसे में आप सिद्धांत का निर्माण कैसे करेंगे? आप जिन 100 आदमियों से बात करके सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं, वही आदमी 2 महीने बाद उनकी राय बदल जाएगी, तो फिर वो सिद्धांत सिद्धांत कहाँ रह गया? रहेगा ही नहीं, है ना। और कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई चीज़ विज्ञान है और कोई चीज़ सिद्धांत है, तो वो अब सपोज करो कि पानी माइनस में जाते ही आइस का शेप ले लेगा, तो वो अब भी लेगा, 100 साल बाद भी लेगा, 1000 साल बाद भी लेगा, इंडिया में भी लेगा, अमेरिका में भी लेगा, यूरोप में भी लेगा, दक्षिण अफ्रीका में भी लेगा, है ना। लेकिन मानव का व्यवहार से अगर आप कोई सिद्धांत बनाएंगे तो मानव का व्यवहार चेंज हो जाता है, तो आप उससे कैसे सिद्धांत बना सकते हैं? दूसरा, सामाजिक ढांचा व परिवेश जो होता है ना, वो लोग प्रशासन को प्रभावित करता है। तो आपकी जो सामाजिक संरचना कैसी है, जैसे भारत के अंतर जाति हो गया, धर्म हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब भी लोग प्रशासन को प्रभावित करते रहते हैं, है ना। तो इन्होंने 3 समस्याओं की बात की, जिसका मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी पुस्तक है? तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक है। नहीं सॉरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट याद नहीं आ रहा मेरे को। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो पुस्तक है वो है ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक होनी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। काफ़ी सारी पुस्तक है तो याद रहता नहीं है। ये एक कठिन काम होता है कि आप इतनी सारी पुस्तकों को याद रख पाएँ। लेकिन चलिए, मैं फिर दोबारा अभी अगर मुझे याद आएगा तो मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। ये ड्वाइट वाल्डो की ही पुस्तक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ड्वाइट वाल्डो की ही पुस्तक है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ड्वाइट वाल्डो की ही पुस्तक है। वर्तमान में राजनीति व प्रशासन के बीच अलगाव एक घिसा पिटा मंच बन चुका है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये ड्वाइट वाल्डो महोदय का वो है, कोटेशन है। इन्होंने कहा, क्योंकि अब ये चर्चा हो रही है राजनीति प्रशासन की चर्चा की, ये राजनीति प्रशासन को विज्ञान बनाया जाए, राजनीति के अंदर पढ़ा जाए या राजनीति से अलग पढ़ा जाए। ये घिसा पिटा, क्योंकि अब काफ़ी समय से इसी बात पे चर्चा हो रही थी और इसी बात पे चर्चा होने के कारण बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मतलब नई खोजें जो रिसर्च हो रहे थे वो उस दिशा में आगे काम हो नहीं रहा था। तो ड्वाइट वाल्डो ने कहा कि ये घिसा पिटा मंच बन चुका है, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने इसी वजह से इससे कहा कि ये घिसा पिटा मंच बन चुका है। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग देखते हैं अपने जीवन में कि जब हम एक लंबे समय तक एक ही बात पर अड़े रहते हैं तो हम उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो वो क्या होता है, घिसी पिटी चीज़ बन जाती है, घिसा पिटा मुद्दा बन जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि भाई ये राजनीति प्रशासन का अलगाव घिसा पिटा मंच बन चुका है, इतने वर्ष हो गए हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हार्थोन प्रयोग का संबंध किससे है? हार्थोन प्रयोग का संबंध जो है वो आपका तृतीय चरण से है। और नंबर 2, इसके प्रमुख हार्थोन प्रयोग से संबंधित जो विद्वान है वो एल्टन मेयो हैं। इन्होंने हार्थोन प्रयोग किए थे और मानव संबंध विचारधारा का प्रतिपादन किया था। हार्थोन प्रयोग किसके विरोध में आया? तो ये यांत्रिकी दृष्टिकोण जो टेलर था ना, उसने यंत्र संगठन को यंत्र बना दिया था, मानव को यंत्र बना दिया था, उसके विरोध में आया, ठीक है। अनौपचारिक संगठन संबंध, मानव संबंध दृष्टिकोण और मानव संबंध दृष्टिकोण, सामाजिक मानव दृष्टिकोण, ये तीनों एक ही है। यांत्रिक दृष्टिकोण टेलर ने दिया है, ये अनौपचारिक संगठन संबंध, सामाजिक मानव दृष्टिकोण और मानव संबंध दृष्टिकोण, ये एक ही चीज़ के एक ही नाम, एक ही चीज़ है, तीन नाम है उसकी। तृतीय चरण की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? तो ये हार्थोन प्रयोग थे, ये तृतीय चरण की एक
बहुत प्रसिद्ध घटना थी या विशेषता थी, आप जो भी कहना चाहें इसको कह सकते हैं, है ना। इसके अंतर्गत इससे हार्थोन प्रयोग से संबंधित विद्वान है एल्टन मेयो। हम और विस्तृत चर्चा करेंगे एल्टन मेयो की अगले क्विज के अंदर, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, तो इसके अंदर एक गलती हुई है, कौन सी हुई है एक बार हम उसको देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उत्तर भी गलत लिखा होता है, तो उस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। किस विद्वान ने लोक प्रशासन के विज्ञान बनाने के मार्ग में 3 रॉबर्ट डहल। हाँ, तो ये देखो हमने यहाँ पे गलत टिक लगा दिया था, ये रॉबर्ट डहल है, ठीक है ना। डिवाइड वाल्डो बाय मिस्टेक हो गया था, आप लोग इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। शायद उस समय टच से गलती हो गई होगी, ठीक है ना। ये रॉबर्ट डहल, डिवाइड वाल्डो नहीं है, रॉबर्ट डहल हैं, जिन्होंने लोक प्रशासन के विज्ञान बनने के मार्ग में 3 बाधाओं की चर्चा की है, ठीक है ना। वो तीन बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो दूसरा ये पहला है विज्ञान तथ्यात्मक होता है और मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि प्रशासन में मूल्य होते हैं। दूसरी जो समस्या थी मानव व्यवहार की समस्या थी, कि मानव व्यवहार का जो है वो हरदम चेंज होता रहता है, बदलता रहता है ना। तो आप कैसे एक सिद्धांत का निर्माण कर देंगे। और तीसरा था सामाजिक ढांचा वो जो और परिवेश जो होता है वो प्रशासन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के संग जिक्र किए। आप लोग इसको पेन से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। और आप सबसे प्रार्थना है, नहीं वो प्रार्थना करना ठीक नहीं होगा, आप सब लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपके लिए यूज़फुल हो तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।